दोस्तों, आज पेश है अनोखा मुकुट। ये चित्र को बोल रहे हैं। साल सालमपुर राज्य का राजा महिपालपुर प्रतिदिन साधु महात्माओं व गरीबों को दान किया करता था। महाराज महिपालपुर की आप दीर्घायु हो, आपको राज्य में सदा सुख समृद्धि का वास हो। सब लोग प्रतिदिन मेरी जय जयकार करते रहते हैं। इस पृथ्वी पर मुझ जैसा दानी शक्तिशाली और कोई दूसरा न होगा। एक दिन जब राजा महिपालपुर अपने राज्य से भ्रमण कर रहा था, अरे यह निर्दयी अपंग ये अपनी इतनी निर्दयता से क्यों मार रहा है, बचाओ। और महिपाल ने घोड़ा दौड़ाता वह दोनों के पास पहुंचा। मेरे राज्य में इतना अन्याय, कौन हो तुम, बचाओ बचाओ। आह आह। भयानक सूरत वाले ने यह सुनकर तुरंत पलटा। ओ राजा महिपाल, आप, हाँ अपंग आदमी, क्यों मार रहे हो तुम। राजन, इस विषय में आपको स्वयं क्या बताऊंगा, इस से पूछ लो अपंग से पूछ ही लीजिए। तुम ही बताओ भाई, यह आदमी तुम्हारी यह दशा क्यों की है। महाराज, मैं धर्म हूँ, यह आदमी जो मुझे मार रहा है यह कलयुग है। क्या कहा। हाँ महाराज, इस युग में चारों तरफ अधर्म और हिंसा का बोलबाला है, इसलिए इतना दुर्लभ और असहाय हो गया हूँ कि सिर्फ आप अपने राज्य में ही दया धर्म का बोलबाला है। अतः यह यहाँ सुख से चैन से था, फिर आज इस कलयुग ने तुम्हारी यह दशा क्यों कर दी। धर्म, महाराज, यह कलयुग बार बार आपके राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। इसे आपके राज्य में घुसने से रोकने पर ही इसने मेरी यह दशा बना दी। यह सुन महिपालपुर क्रोध से तमतमा उठा। कलयुग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे कीर्ति व दुर्दान दर्शना के विषय में सारी दुनिया जानती है। मेरे राज्य में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। महाराज, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो। महाराज, विधि का विधान भला कौन टाल सकता है। मनुष्य ईश्वर के काम में कैसे दखल दे सकता है। इसने मेरा कोई दोष नहीं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दें। लगता है तुम ही वाकपटु हो। ठीक है, मैं तुम्हें अभय दान तो देता हूँ, पर तुम्हें वचन देना होगा तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यह वचन देना संभव नहीं है महाराज, मगर एक बात मेरा विश्वास विश्वास बुराइयों में है। यदि आपके राज्य में कहीं भी बुराई अन्याय नहीं होगा तो मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं करूँगा। इस बात का वचन देता हूँ। मुझे स्वीकार है, कलयुग मेरे राज्य में बुराई अत्याचार अन्याय और की कोई जगह नहीं है। तुम्हें निराशा होना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अपने 6 माह का समय देता हूँ। यदि 6 माह के अंदर आपके राज्य में प्रवेश कर सका तो इस धर्म का बाकी बचा पैर भी काट दूंगा और कभी आपके राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा। और यदि 6 माह के अंदर आपने राज्य में प्रवेश न कर सका तो फिर कभी भी भूल कर भी राज्य की ओर नहीं आऊँगा। यह कहकर कलयुग अदृश्य हो गया। तब तब दायक धर्म राजा महिपाल इस प्रकार धीरज बंधाया। तुम चिंतित न हो, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगा। ये घमंडी कलयुग को कभी नहीं अपने राज्य में प्रवेश करने दूंगा। महाराज, यह तो आने वाला समय ही बताएगा किसकी बात सच है, किसकी आपकी या कलयुग की। यह कहकर धर्म अदृश्य हो गया और महिपाल वापस लौट पड़ा। सालमपुर में एक चित्ररथ नाम का एक चित्रकार रहता था। चित्ररथ, तुम बहुत ही सुंदर चित्र बनाते हो। तुम्हें अपने मित्र बनाए मित्रों को लेकर राजा महिपाल के पास क्यों नहीं जाते। इन चित्र को तुम्हारी प्रशंसा तो करेंगे ही, साथ में विभिन्न होकर तुम्हें पुरस्कार भी देंगे।
ठीक है, मैं चित्र महाराज को दिखाऊंगा। अगले दिन महाराज, मैं एक चित्रकार हूँ, अपने द्वारा बनाए गए चित्र आपकी सेवा में प्रस्तुत करने को उपस्थित हुआ हूँ। महिपालपुर ने बने चित्रों को देखा। चित्र देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई। फिर भी उसने प्रधानमंत्री वास्तु से कहा, प्रधानमंत्री जी, इन चित्रों के बदले इस चित्रकार को सोने की 50 मुद्राएं पुरस्कार में दे दो। जो आज्ञा महाराज। तभी चित्ररथ ने महिपाल से कहा, क्षमा करिए महाराज, ये चित्र आपको नहीं दे सकता। यह कह महिपाल ने प्रमाण कर अपने चित्रों को साथ दरबार से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे दरबार में एक सेवक बाहर निकला। जरा रुकना भाई। चित्ररथ ठिनका और रुक गया। तब उस सेवक ने चित्ररथ के पास पहुंचा। भाई, जो तुम दरबार में महाराज को दिखाए थे, ये चित्र मुझे दिखाओ। ये मुझे चित्र की में बड़ी रुचि है। चित्रकला ने अपने थोड़ी जानकारी भी रखता हूँ। ओह, तब तो तुम बहुत चित्रों का बड़ा शौक से देख सकते हो। चित्र देखने के सेवक दंग रह गया। तत्पश्चात, आह, आपने चित्र बड़े गजब के बनाए हैं। इतने सजीव चित्र मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। अगर आप मेरे पास पैसे होते तो इन सारे चित्रों को तुमसे खरीद लेता। यदि तुम्हें ये चित्र इतने ही पसंद है तो तुम इन्हें ले सकते हो। नहीं भाई, इन्हें मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं तो दरबार का मामूली सेवक। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने कुर्ते धोती के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसी बात है, तुम अपने अपने कुर्ते के बदले ये चित्र ले सकते हो। ये चित्र तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हें बहुत खुशी होगी। सेवक आश्चर्यजनक रह गया। उसने तुरंत ही कुर्ता उतार कर चित्रनाथ को दे दिया और बदले में उससे सारे चित्र ले लिए। चित्रनाथ बड़े स्नेह से कुर्ते को लेकर अपने घर के पास पहुंचा। कुछ देर बाद ही किसी ने अन्य सेवक ने दरबार में अग्निपाल को सूचित किया, महाराज, कुछ देर बाद जो चित्र आपके पास अपने द्वारा बनाए चित्र लेकर आया था, उसके सारे चित्र एक कुर्ते के बदले महल के सेवक दिवाकर को दे दिए। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। चित्रकार ने मुझे ऐसे करने का साहस अपमान किया है। जाओ, चित्रकार को इसी वक्त समय बुलाकर हमारे पास लाओ। और कुछ देर बाद चित्ररथ पुनः दरबार में महिपालपुर के सब उपस्थित था। महाराज ने मुझे कैसे याद किया? चित्ररथ, तुमने क्या सोचकर हमारा अपमान किया? 50 स्वर्ण मुद्राएं के बदले भी तुमने वे चित्र हमें नहीं दिए बदले, और तुमने एक कुर्ते के बदले तुमने वे सारे चित्र हमारे सेवक को देकर बिनकर को दे दिए। महिपाल को क्रोध देख चित्ररथ ने तनिक भी नहीं घबराया। महाराज क्षमा करें, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया, बल्कि चित्र का महत्व की यानी मेरी कला को नहीं समझ सके थे। किंतु आपके वैभव का ख्याल मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं देने लगे थे, जो एक तरह से मेरे लिए भीख के समान होती। दूसरी तरफ आपके सेवक मेरे चित्रों को समझा, और जो भी उस समय में उसके पास था, खुशी खुशी मुझे दे दिया। महाराज, आपका सेवक गरीब था, इसलिए कुर्ता धोती ही उसके सर्वस्व था। मेरे चित्रों के बदले वह अपना सर्वस्व तक देने को तैयार हो गया। फिर भला मैं उसे चित्र क्यों न देता? चित्ररथ का कथन सुनकर गुरुजी वीर ऋतु प्रशंसा भरी दृष्टि से चित्ररथ को देखते ही बरबस कह उठा, वाह चित्रकार वाह, तुमने अपने चित्रों का सही खरीदार को सही मूल्य में चित्र दिए। मुझे खुशी है राजगुरु, आपने मेरे कथन को मर्म को समझा। महाराज, यह चित्रकार बहुत गुणी व्यक्ति है। आप इसे अपना राजकीय चित्रकार नियुक्त कर तो ठीक रहेगा। राजगुरु, आपकी बातें हमें कभी नहीं टाली, आज भी नहीं टालेंगे। और महिपालपुर उसी समय रात दरबार में घोषणा की, चित्ररथ, आज से हम अपना राजकीय चित्रकार नियुक्त करते हैं। दरबारियों के इस घोषणा ने करबल ध्वनि से स्वागत किया और चित्ररथ राजकीय चित्रकार के रूप में राजा महिपाल उसके परिवार की मनोहारी चित्र बनाने लगा। उसे रहने के लिए एक महल, पूर्ण सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। एक दिन उसने महाराज महिपालपुर
का पारिवारिक चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया। वाह चित्ररथ, तुमने तो वाकई तुलिका में जादू है तुम्हारा। हमारी रानी पद्मा फूल जयपाल पुत्र जयपाल को कितना सजीव चित्र बनाया है तुमने। महाराज, इस चित्र को मैंने 2 पंक्ति बनाई हैं। क्या एक प्रीत और दूसरे अपने पास रख सकता हूँ? क्यों नहीं चित्ररथ, यह तुम्हारा ही हक है। एक दिन राज राजकीय राजकीय संग्रहालय में चलकर देखना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या क्या अनमोल निधियां छोड़ी हैं। आज मैं राजकाज व्यवस्था में इस कदर उलझा रहा कि चाहकर भी राज संग्रहालय में नहीं देख सका। वह उसी रात राजकीय संग्रहालय में गया। ओह, राजकीय संग्रहालय में इतना बेशकीमती वस्तुएं, इन पर निगाह ही नहीं टिक रही। अनमूल्य आभूषण, हमारे पुरखों ने के वस्त्र, सब कुछ इतना रोमांचक है। तभी यह संदूक में क्या है? इस संदूक को खोलना वर्जित है। उत्सुकतावश डूबे महिपाल ने संदूक पर लिखे निर्देश को अवहेलना करते हुए उसका ढक्कन खोल दिया। ओह, इसमें रतन जनित चमचमाता मुकुट, ऐसे लग रहा है जैसे सारी दुनिया में ऐश्वर्य इस संदूक में ही सिमटा हो। इतने सुंदर मुकुट को मेरे पूर्वजों ने कभी पहना क्यों नहीं? जाने इसमें क्या रहस्य है? ऐसा दुर्लभ मुकुट इस प्रकार संदूक में छिपा कर रखने की चीज नहीं, अपितु उसे पहनने की चीज है। उसने अपने मुकुट को अपने सिर पर रख लिया। वो तत्पश्चात अब मेरे सिर पर मुकुट कैसा जगमगा रहा है। ऐसा गौरव, इतना ऐश्वर्य भला धरती पर किसके नसीब होता है? मैं इस धरती का सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली पुरुष हूँ। शयन कक्ष में आ गया, अपने सिर से मुकुट उतरना चाहा। रे यह क्या, मुकुट मेरे सिर से नहीं उतर रहा। मुकुट सिर से चिपक क्यों गया है? महिपालपुर ने सिर से मुकुट उतारने के लाख कोशिश की पर मुकुट टस से मस न हुआ। अतः मुकुट नहीं उतर रहा तो न सही। घमंड में डूबा महिपाल राजकीय संग्रहालय का निरीक्षण करके अपने कक्ष में लौटा। रात को महिपालपुर पहने पहने ही सो गया। अगली प्रातः जब महिपाल सोकर उठा, लीजिए महाराज, केसर युक्त दूध हाजिर है। दासी, हम कोई नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ी हैं जो दूध पियेंगे। आज हम सुबह सुबह दूध पान नहीं, अपितु मदिरा पान करेंगे। क्या महाराज? हाँ दासी, जाओ जाओ और दूध के बदले हमारे लिए मदिरा लेकर आओ। हैरत में डूबी दासी मदिरा लेने चली गई और तभी कलयुग वहां प्रकट हुआ। महाराज, बुराई आपने अंदर प्रवेश कर चुकी है, इसलिए मैं आपके राज्य में आने का कोई हक नहीं, कोई नहीं रोक सकेगा। अरे, तुम्हें आना है तो आ जाओ। हमारे राज्य में सतयुग हमारे राज्य में सतयुग आए या कलयुग, हमें भला क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है महाराज, क्योंकि आप इस राज्य का सबसे बड़े पद पर आसीन है, इसलिए पहले आपके शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो तुम्हें रोका किसने है? अगले ही पल साईं कलयुग महिपाल सिंह के शरीर में प्रवेश कर गया। यही वह क्षण था जब मदिरा लेकर दासी कक्ष में प्रवेश किया। अरे दासी, तुम स्वयं अपने नाजुक हाथों में हमें मदिरा भरकर दो। दासी आदेश का पालन किया। वह मदिरा का पात्र भरकर देती रही और महिपाल पल पीता रहा। जब मदिरा के नशे में पूरी तरह मदहोश हो गया तो वह चीखता कराता धर्म वहां प्रकट हुआ। महाराज, यह क्या अनर्थ कर डाला आपने? बुराई ग्रहण करने के लिए कलयुग आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाने दिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रहा हुआ है? तुम्हारा जो हो, इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं। धर्म, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ये तो मुझे वचन दिया था कि आप किसी सूरत में मेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। घमंडी कलयुग अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। वह बीते समय की बात हो चुकी है। धर्म, यह हम वचन को भूल चुके हैं। महाराज, ऐसे न कहिए। कलयुग आपने राज्य में से न गया तो वह मेरी दशा और ज़्यादा बदतर कर देगा।
धर्म धर्म मैं इस समय इस विषय में क्या क्या बात कर सकता हूँ। यह तो तुम्हारे और कलयुग के बीच के मामले हैं। मैं इस मामले में तुम दोनों ही उलझो। ठीक है महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। बस मेरा इस राज्य में गुजारा नहीं है, अतः मैं यह राज्य छोड़कर अन्य जगह जाना चाहता हूँ। जाना होगा तो जाते क्यों नहीं। शुभम शरम। तब सेवक को बुलाया और महिपालपुर ने आदेश दिया, हमारे सेवक हमारे लिए इसी समय कोई नृत्य संगीत की महफिल का आयोजन करो। थोड़ी देर बाद वह नृत्य की। महाराज चलिए, राजमहल में दान लेकर वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी, आज हमारे हमारे राज्य में दान बिल्कुल बंद है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप प्रतिदिन लोगों को दान देते थे। पद्मा, हमें क्यों व्यर्थ में सवाल जवाब न करो। तुम जाओ, यहाँ से जाओ और नृत्य संगीत की महफिल का आनंद लेने दो। सम्मानित सी रानी पद्मा अपने स्थान से खड़ी हो गई रह गई और निराश कक्ष से बाहर निकल गई। इधर लंगड़ाता धर्मा सालपुरम की सीमा की ओर जा रहा था कि तभी, हा हा, कहाँ जाता है धर्म, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। अगले ही पल, आह आह, अब तू लूला लंगड़ा बनकर यहीं तालाब पर या पोखर में पड़ा रहे। तेरी यही नीति है। अब मेरे मौज उड़ाने के दिन आए हैं। आह, धूर्त कलयुग, तू चाहे कितना ही खुश हो ले, एक न दिन धर्मपुर में मेरा साम्राज्य होगा। हो वह कौन? वह दिन कभी नहीं आएगा। फिर कलयुग हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ दृश्य हो गया। आह, इस बार कलयुग की चाल कामयाब होकर रह गई। अब दीनहीन घायल अवस्था में मुझे अपने उद्धार की न जाने कब तक प्रतीक्षा करनी होगी। पीड़ा में कराता हुआ धर्म भी अदृश्य हो गया। उधर महल में आज बिना दान लिए ही खाली हाथ वापस पड़ना पड़ेगा। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। सुनो, सुना नहीं, सैनिकों ने अभी देर पहले आकर कह गए हैं कि आज से महाराज लोगों को दान देना बंद कर रहे हैं। दानी महाराज में अचानक यह परिवर्तन कैसे हो गया? अरे भाई, यह कलयुग का जमाना है, इसमें हो जो हो जाए थोड़ा है। और इसी प्रकार धीरे धीरे एक महीना बीत गया। इस बीच महाराज पूरी तरह बुरे व्यसनों में लिप्त हो गए और दरबार में जाना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। और मदिरा, हमें और मदिरा लाओ। प्रधानमंत्री वासनदत्त महिपाल का बदला व्यवहार देखकर बुरी तरह परेशान थे। कब तक चलेगा महाराज? महिपाल को समझा जाकर हार चुका हूँ। ऐसे क्या उपाय करना होगा जिससे महाराज महिपाल पर अपने कर्तव्य बोध के प्रति सचेत हो सके। वह राजकीय चित्ररथ के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ? हाँ चित्ररथ, आज हम तुमसे थोड़े सहयोग की आशा लेकर आए हैं। आज्ञा दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप किसी काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। चित्रकार, यह तो तुम देख ही रहे हो कि महाराज इन दिनों राजकाल में बिल्कुल दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी, इस बात को मैं क्या क्या बच्चा बच्चा जानता है। चित्ररथ, महाराज को इस प्रकार राजकाल भूल कर रासरंग में महफिलों में डूबे तो राज्य का विनाश का गर्त में चला जाएगा। इसके में कोई सराय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, चित्ररथ, आज तक तुम महाराज के पारिवारिक चित्र और दर्शनीलता चित्र व उसकी अच्छाइयों के चित्र बनाते आए हो। अब बदली हुई परिस्थितियों में तुम महाराज के ऐसे चित्र बनाओ जिनसे देखकर महाराज अपनी गलती का अभ्यास हो और वह सही राह पर आ सके। ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं आज से ही ऐसे चित्र बनाने में जुट जाता हूँ। चित्ररथ अपनी तुलिका उठाई और प्रधानमंत्री द्वारा बताए अनुसार चित्र बनाने में जुट गए। और कुछ दिन बाद, अब मुझे इन चित्रों को लेकर प्रधानमंत्री महाराज के पास चलना चाहिए। उसी दिन कहो चित्ररथ कैसे आए हुए।
महाराज, मैं आपके लिए कुछ चित्र लेके आया हूँ। ओह चित्र ओह चित्रकार, भले हमें भला इतना फुर्सत कहाँ कि तुम्हारे बनाए चित्र को देख सके। महाराज, थोड़ा सा समय निकाल लो, इन चित्रों को देखकर मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। ठीक है, लाओ दिखाओ। चित्ररथ ने चित्र आगे बढ़ाए और सामने फैला दिए। चित्ररथ के चित्र देखते ही महिपाल पर आग बुगला उठे। चित्ररथ, तुम्हारी ये इतनी हिम्मत! महाराज क्षमा करें, इन चित्रों को बना आपको उचित राह पर लाना मेरा नैतिक कर्तव्य था। मैंने वह नैतिक कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आप तमाम बुराई को त्याग कर अपने प्रति राजा के नैतिक कर्तव्यों का निर्वाही, ये इसी में आपका राज्य का और राज्य का भला है। तुम कौन होते हो जो हमें शिक्षा देने वाले? महाराज, मैं आपके द्वारा नियुक्त किया गया छोटा सा ही एक राज कर्मचारी हूँ। प्रत्येक प्रत्येक राज कर्मचारी का कर्तव्य होता है कि हमेशा राजहित का कार्य करे। बस बस, बहुत भाषण दे चुके। अब एक शब्द बोले तुम्हारी जुबान काट लूंगा। क्रोध में कपते हुए महर्षि जोर से ताली बजाई। अगले ही पल दो सैनिक उनके सामने खड़े हुए। सैनिकों, इस वाचक चित्रकार को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। और सैनिकों ने चित्ररथ को ले जाकर उसी के समय कारागार में बंद कर दिया। उसी रात प्रधानमंत्री वाल्ट कारागार में चित्ररथ के पास पहुंचे। चित्ररथ, हमें दुख है कि तुम्हारे कारण तुम कारागार में कैद होना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, मुझे अपनी बंदी बनने की कोई दुख नहीं। दुख है तो केवल इस बात का, महाराज मेरे चित्रों का मर्म न समझ सके। चित्ररथ जी, मैं तुम्हारे कारागार से मुक्त कराने आया हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं ठीक कह रहा हूँ चित्ररथ। तुम रात के अंधेरे में लाभ उठाते इसी समय सियालपुर से कहीं दूर चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना सुबह होते महाराज मौत की सजा सुना सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, यह ठीक नहीं होगा। क्या ठीक है और क्या गलत है, इस समय इन बातों को छोड़ो। मैं जो कहता हूँ वही करो। अच्छा प्रधानमंत्री जी। और चित्ररथ कारागार से मुक्त कराकर प्रधानमंत्री वामदेव राज्य सीमा तक छोड़ा है। प्रधानमंत्री जी, आपके कहने पर मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, पर मेरा हमेशा अपने राज्य की चिंता बनी रहेगी। राज्य की चिंता न करो चित्ररथ जी। मुझसे जो जैसा बन पड़ता है, मैं महाराज को राह पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चित्ररथ मन की दुखी मन से प्रधानमंत्री से विदा लेकर चल पड़ा। उधर रानी पद्मावत महर्षि के बदले हुए महिपालपुर के बदले हुए व्यापार से प्रति चिंतित थी। ये महाराज को क्या हो गया? पहले तो ये ऐसे न थे, लाख समझाने पर भी मेरी बात नहीं का कोई असर नहीं होता। ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे धर्म गुरु के पास जाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। रथ में बैठी रानी उसी दिन धर्म गुरु कल्याण देव के पास पहुंची। धर्मगुरु प्रणाम। सौभाग्यवती भव रानी पद्मा, अकेली आई हो? महाराज साथ क्यों नहीं आए? धर्मगुरु, महाराज के पास इतना समय नहीं है कि वे आपके पास आ सके। क्या कहती हो रानी पद्मा? हाँ धर्मगुरु, इन दिनों वह बहुत बदल गई है और यही समस्या लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ। मेरी समस्या का निवारण करें धर्मगुरु। रानी पद्मा ने सारी बात विस्तार से बताओ। और रानी पद्मा ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। तत्काल ही धर्मगुरु, महाराज इतना कैसे बदल गए? वह तो वो दानी प्रबल थे, उनके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन अचानक कैसे हुआ? यह सुन धर्मगुरु कल्याणदेव ने समाधि में लीन हो गए और कुछ देर बाद उसकी समाधि टूटी। अनर्थ, घोर अनर्थ! क्या हुआ धर्मगुरु? रानी पद्मा, सारे झगड़े की जड़ मुकुट है जो राजा महिपाल इन दिनों पहना हुआ है। क्या? हाँ रानी पद्मा, उस मुकुट का धारण करने के कारण महाराज महिपाल पर व्यवहार यह परिवर्तन आ गया है। धर्मगुरु, महाराज को ने यह उस मुकुट को पहना है, वह मुकुट सिर से चिपक गया है, उसे उतारने से भी सिर से नहीं उतर रहा। यही तो उस मुकुट की विशेषता है। मुकुट अपने धारक करने वाले व्यक्ति के सिर को मारकर ही उसके सिर से उतरता है। धर्मगुरु, क्या वह मुकुट तिलस्मी है? रानी पद्मा, वह मुकुट धूमकेतु नामक एक राजा का था। धूमकेतु पर्वती दुष्ट पर्वती का राजा था। वह बड़ा अन्यायी था, सारा सुरा सुंदरी उपासक था। और वर्षों पहले राजा महिपाल पूर्वज राजा
सिकंदपाल ने राजा धूमकेतु को मारकर उसका मुकुट को उतार लिया था। और जब राजा शिशुपाल धूमकेतु से मुकुट के साथ सालमपुर में ले आया, और उस समय धर्मगुरु जो हमारे पूर्वज थे, राजा शिशुपाल को बताया कि जो किसी भी राजा के लिए मुकुट धारण करेगा, उसके मुकुट को धारण करते ही मृत राजा धूमकेतु की सारी बुराइयां उसमें आ जाएंगी। अतः धर्मदेव के कहने पर राजा शिशुपाल ने धूमकेतु के मुकुट को राजकीय संग्रहालय के संदूक में बंद करके रखवा दिया, और भूलवश राजा महिपाल ने धारण करके अपने शरीर में का कलयुग को प्रविष्ट कर लिया। धर्मगुरु, क्या कोई ऐसा उपाय करने से महाराज धूमकेतु मुकुट का छुटकारा मिल सके? उपाय तो है रानी, लेकिन बड़ा कठिन है। 1 वर्ष तक पता पद्मावतन यज्ञ का आयोजन करना होगा। धर्मगुरु, आप पाप मोचन यज्ञ का आयोजन कीजिए। मैं यज्ञ में समय पूर्ण करने के लिए संयोग दूंगी। ठीक है रानी पद्मा, केवल कल से ही पाप मोचन यज्ञ शुरू आरंभ कर देता हूँ। एक बात याद रखना, जो जो पाप मोचन यज्ञ अपने दिन पूर्ण करता जाएगा, त्यों तो महाराज की उग्र रूप और बुराइयों को और ज्यादा बढ़ने चले जाएंगे, और सहनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ देंगे। रानी पद्मा रानी पद्मा किसी दुश्चिंता में डूब गई दुश्चिंता में डूब गई। यह देख रानी पद्मा निराश न हो। याद रखिए, दुख के बाद सुख आता है। अवश्य केवल दुख के बाद आने वाले सुख का धैर्य से प्रतीक्षा करने का है। धर्मगुरु, मैं आपकी यह सीख हमेशा याद रखूंगी। पद्मा धर्मगुरु को प्रणाम करके सलमपुर लौट गई, और फिर दिन दूसरे दूसरे दिन धर्मगुरु ने कल्याण देव से पद्मो पाप मोचन यज्ञ शुरू आरंभ कर दिया। जो जो पाप मोचन यज्ञ बढ़ता गया, त्यों तो राजा महिपालपुर की बुराइयों को और खिंचता चला गया। गई का जो बात तुम में है, वह रानी पद्मा के रूप में नहीं है, तो रूप लावण्य की खान है। एक दिन प्रधानमंत्री वागदत्त महिपाल को सूचना की महाराज पड़ोसी शंकर राज्य से घिरा अपनी विशाल सेना के साथ सालमपुर पर आक्रमण करने के लिए कूच कर रहा है। उस राजा सलीम की इतनी हिम्मत, आने दो उसे, उसकी सेना को चुटकी बजाती अपनी सेना से तहस नहस कर देंगे। महाराज, इतना गंभीर बात को इतनी सहज मजाक में न लीजिए। राजा सालिम की विशाल सेना प्रतिष्ठित व शक्तिशाली है। यदि उसे सुलम का दावा बोल दिया तो हमारी हार निश्चित है। ओह, तो हमने सोचा ही न था। महाराज, इस समय रहते कुछ कीजिए, वरना आप बड़े बहुत पछताएंगे। ठीक है, तुम जाओ, हम शीघ्र इस विषय में कोई फैसला करके बताते हैं प्रधानमंत्री जी। उस रात युवराज जयपाल महिपाल के पास पहुंचा। महाराज, पिताजी महाराज, मैंने सुना है शंकर नगर के राजा सलीम अपनी विशाल सेना के साथ सालमपुर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तुमने ठीक सुना है युवराज। यह सूचना पाकर हम बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पिताजी महाराज, आप चिंतित न हो। मैं जो हूँ, अपनी सेना लेकर मैं राजा सालिम की सेना से मुकाबला करूँगा। ओह जयपाल, तुमने हमारी सारी समस्या का हल कर दिया। जाओ, जाकर युद्ध की तैयारियां करो। और जयपाल युद्ध के लिए दायित्व सौंप प्रधानमंत्री प्रसन्न हो उठे। चलो, जान छुटी जयपाल से युद्ध की जिम्मेवारी संभाल ली, वरना हम इतने मनोहक महाफलों को छोड़कर युद्ध में कैसे जा सकते थे। और युद्ध में युवराज जयपाल ने अपनी वीर सेना के साथ ऐसा जोहर दिखाया कि राजा शामिल की सेना के छक्के छुड़ा दिए। भागो, वरना बेमौत मारे जाएंगे। पराजित सेना शंकर नगर की ओर भाग ली, और युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल कर युवराज जयपाल राजा महिपालपुर के पास पहुंचा। पिताजी, युद्ध में हमें विजय हासिल हुई है। युवराज जयपाल, यह सूचना देकर तुमने हमारा तबीयत खुश कर दी। मांगो जो मांगना चाहते हो। पिताजी महाराज, आज नहीं, फिर कभी मांग लूंगा। आज क्यों नहीं युवराज, मैं दुनिया की हर वस्तु दे सकता हूँ। हो सकता है कल की स्थिति बदल जाए और तुम
वह सब न दे सकूं जो आज देना संभव है। पिताजी महाराज, यह भी हो सकता है कि कल आप मुझे वह दे सके जो आज आपके पास नहीं है। यह कहकर जयपाल उसे प्रणाम कर वहाँ से वापस चला गया और उसे सोच में डाल गया, आखिर जयपाल क्या कहना चाहता है जो मेरे पास नहीं है। और अमोद क्रोध में डूबा महाराज प्रजा का बिल्कुल भूल चुका था। राज कर्मचारी भी महिपालपुर के सुख रुख को पहचान कर प्रजा पर मानी करने लगे थे। इतने सारे सुंदर आभूषण लेकर कहाँ जा रहे हो, इन पर तो हमारा हक है। प्रजा अत्याचारों के चक्कर में पिसती जा रही थी और महिपाल के पास किसी को नहीं जाने दिया जाता था। हम महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज आज किसी से नहीं मिल सकते, एक अत्यंत महत्वपूर्ण गोष्ठी में व्यस्त हैं। और राजा महिपाल के सबसे बेखबर काफ़ी समय तक किसी तरह खजाना बिल्कुल खाली हो गया। ओह, खजाना बिल्कुल खाली हो गया है। सारी प्रजा लूट खसोट से प्राप्त धन भ्रष्ट कर्मचारी रख लेते हैं। अब खजांची इस बात की सूचना महिपालपुर को दी। खजांची प्रजा पर और कर लगा दे, मंदिरों में आने वाले चढ़ावों में आधा चढ़ावा राजकीय खजाने में जमा करवाऊं और खाली खजाना हर हाल में भरना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और राज कर्मचारी मंदिर के चढ़ावे में अपना हिस्सा लेने लगे। कुछ हिस्सा खजाने में जमा करवाते हैं और कुछ हिस्सा खुद धक्का ले जाते। और मंदिरों का चढ़ावा खजाने में जमा होने लगा तो सभी लोग नाराज हो उठे। ये महिपालपुर कैसा राजा है जो भगवान से भी कर वसूल रहा है। भैया, घोर कलयुग आ गया है। देखो अभी राज्य में क्या क्या होना है। और युवराज जयपाल यह सब देखता सुनता दुखी हो जाता। पिताजी महाराज तो दिन ब दिन पाप की गर्त में गहरे गिरते जा रहे हैं। और जब उसने एक दो बार यह विषय में महिपालपुर को समझाना चाहा, जयपाल तुम हमें समझाने चले आए, तुम इतने बड़े देश के राजा, जो इतने बड़े देश का राजा है, आओ हमारे सामने से चले जाओ। महिपालपुर जयपाल की बात पर हंसी में उड़ा देता और जयपाल प्रतिदिन राज्य से निकलता लोगों को समझाता, भाइयों महाराज को इन दिनों पस्त भ्रष्ट हो गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सालमपुर की कोई खुशियाँ फिर से वापस लौटेंगी। जयपाल लोगों को हर प्रकार से मदद करता, लेकिन अकेले में सारी जनता का कष्ट दूर हो नहीं सकते थे। इस प्रकार धीरे धीरे 11 माह व्यतीत बीत गए और धर्मगुरु द्वारा आहुति महा पाप मोचन यज्ञ अनवरत चालू। कभी कभी रानी पद्मा, युवराज जयपाल भी आकर धर्म यज्ञ में हिस्सा लेते थे। एक दिन की बात है, जयपाल नगर में भ्रमण से थका हारा एक उद्यान में बैठा था। तभी अरे यह कौन है? जयपाल से उत्सुक होकर उसके पास चला आया। यह देखते ही, युवराज आप मुझे जानते हैं? कौन हैं आप? युवराज, इस समय छद्म भेष में हूँ। तो फिर तुम्हारा असली रूप क्या है? तब बूढ़े चित्रकार ने अपना छद्म भेष उतार दिया और उसका असली रूप देखकर राजकीय चित्ररथ, आप तो कई माह पहले राजकीय कारागार से भाग गए थे। क्यों? राजकुमार, आप तो सब जानते हैं, फिर भी सुनिए। यह नगर भले लोगों के लिए रहने लायक नहीं रह गया है, अब दुष्टों की चलने लगी है। महाराज महिपाल भोग विलास में डूब गए हैं, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया। ऐसे में राज्य छोड़ करना चाहता तो क्या करता? आप ठीक कह रहे हैं चित्ररथ जी। महाराज के बदले हुए व्यवहार आप ही क्या, पूरे राज्य के लोग दुखी हैं।
पर आप निराश न हो। महाराज के बदले हुए व्यवहार को जैसे पहले जैसा करने के लिए पाप मोचन यज्ञ किया जा रहा है। आज इसे एक माह पश्चात महाराज पहले जैसे रूप में नजर आएंगे। ओह, तब तो बड़ी खुशी की बात है युवराज। काश मैं अपने द्वारा बनाए चित्रों को देख सकता। चित्ररथ जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब चित्ररथ ने चित्र उठाकर जयपाल को दिखाने लगा और एक चित्र को देखकर पिताजी महाराज को ऐसा स्नेहित का कारण में भाव कहाँ खो गया। युवराज चित्ररथ, मैंने बताया ना, जब महाराज अपनी प्रजा से प्यार करते थे तो उनका ध्यान रखते थे। मैं इन चित्रों में खरीदना चाहता हूँ चित्ररथ जी। युवराज, खरीदने की और बेचने की मैंने आज तक चित्रकारी नहीं की। हाँ, इन चित्र को आप मेरी तरफ से साधारण भेंट समझकर स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद चित्ररथ जी। युवराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। समय रहते मैं कुटिया में पहुंच जाना चाहता हूँ। आप रहते कहाँ हैं? युवराज, कारागार से निकलकर मैंने पास में ही श्याम वन में कुटिया बना कर रहना आरंभ कर दिया। वहाँ नागरिक वातावरण में तमन्यापूर्ण चित्र बना कर रखता हूँ और जब जब अपने देश की याद आती है, जान की परवाह न कर बूढ़े का वेश धरकर यहाँ चला आता हूँ। पुनः हरे दिल वापस कुटिया लौट जाता हूँ। ओ चित्ररथ जी, मुझे खेद है कि पिताजी महाराज के क्रोध के कारण आपको यह अज्ञातवास भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है आप मेरे हो सके तो आप मेरे साथ राजमहल चलिए। नहीं युवराज, उसके लिए क्षमा करें। मैं चाहता हूँ कि महाराज को देखकर कोई ऐसी बात कह बैठूं जिससे बुरी लगे। ये शायद आप ठीक कह रहे हैं चित्ररथ जी। पिताजी महाराज आपको देखते ही क्रोधित हो उठेंगे। और जब चित्ररथ पुनः बूढ़े का वेश धारण कर युवराज जयपाल से विदा लेकर वहां से चला गया। और इस घटना के एक माह पश्चात रानी पद्मा, आज पापमोचन एक समाप्ति का दिन है। बस अंतिम आहुति देने के बाद महाराज धर्म केतुका मुकुट से छुटकारा पा लेंगे। और यह कहकर धर्म ने वेदी में अंतिम आहुति दे दी। और आहुति देने के साथ ही उधर संबलपुर राज्य में छटाक धर्म इधर धर्मगुरु के आश्रम में रानी पद्मा, युवराज आप शीघ्र ही सालमपुर जाइए। धूमकेतु मुकुट के सिर से अलग हो जाने के कारण राजा मूर्छित हो गए हैं। और रानी पद्मा युवराज जयरथ के रथ में बैठी उसी समय सालमपुर पहुंची। तभी लगता है महाराज को होश आ गया है। ऐसा ही लगता है रानी माँ। होश में आती है, वो मुझे क्या हुआ था रानी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी दुखद सपना देख कर जागा हूँ। पद्मा ने सारी बात का कोई जवाब न दिया। तभी, अरे, हमारे कक्ष में मदिरा का यह यहाँ कौन ले आया? हमारे कक्ष में मदिरा किसने पी? महाराज, यह मदिरा का प्याला आपका ही है। आपके कक्ष में मदिरा के आपके अलावा मदिरा पीने का साहस भला कौन कर सकता है? तुम यह क्या कह रही हो रानी? तुम्हें क्या पता है कि हम मदिरा नहीं पीते? महाराज, पिछले कुछ समय से राजमहल में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे आप चाहते थे न मैं चाहती थी। क्या मतलब? तो सुनिए पिताजी महाराज, आप यह मुकुट देख रहे हैं। यह मुकुट साधारण सांबेश्वर राज्य की दुर्दिन आ गए थे। और जयपाल ने विस्तार से महाराज को सब कुछ बताता चला गया। सारी बात जानकर महपाल लज्जित हो उठे। ओह युवराज, यह सब हमने क्या किया? हम अपनी प्रजा को भरे कैसे मुंह दिखाएंगे? पिताजी महाराज, आप अनजाने में पापों का प्रायश्चित करने से गंगा स्नान करना होगा। और ऐसा करने से ही आपके शरीर में प्रविष्ट कलयुग आपके शरीर से बाहर आ पाएगा। तब तो हम आज ही गंगा नदी के स्नान करने जाएंगे युवराज। और तब धूमकेतु और मुकुट को साथ ले महाराज उसी दिन इस मुकुट को के द्वारा किसी और का हित न हो, इसलिए मुकुट को गंगा नदी में अर्पित कर दूंगा। रथ में बैठ गंगा नदी की ओर चल पड़ा। गंगा के तट पर पहुंचते ही और मुकुट को गंगा में फेंकने के पश्चात उसने गंगा में स्नान किया। जैसे ही
वह जैसे ही स्नान कर कर गंगा से बाहर निकला, अरे साएं, और कलयुग उसके शरीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा था। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आजीवन आपके शरीर में बसेरा डालना चाहता था। युवराज जयपाल और रानी पद्मा के सत्कर प्रयासों के कारण मुझे अपने आप को राज्य छोड़ना पड़ रहा है। जाओ कलयुग, तुम और तुम्हारा बहुतायत कर चुके हो। और कलयुग अदृश्य हो गया। तभी वहाँ धर्म पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। महाराज कलयुग चला गया, इसलिए आज से मैं आपके शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। और अगले ही पल सन। और जब महिपालपुर राज्य में पहुंचा, महार पिताजी महाराज, आज मैं आपको भेंट में एक चीज देना चाहता हूँ। क्या चीज चाहते? और जब जयपाल ने हाथ में चित्र चित्र लपटा वस्त्र हटाते ही, मैं आपको चित्र देना चाहता हूँ। यह चित्र तो चित्ररथ ने बनाया था। जी हाँ पिताजी। महाराज, यह वही चित्र है। यह वह यह क्या है? जयपाल चित्ररथ क्या महिपाल के आगे रख कर पश्चात, पिताजी महाराज, आपको याद न हो, साविल के युद्ध में हारने की खुशी में आपने मुझसे मांगने को कहा था, और तब आपने कुछ नहीं मांगा था। आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। महिपाल को जैसे याद बात सुनी ही नहीं थी, वह ध्यान उस चित्र पर निहार रहा था। युवराज, यह चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे यह चित्र चित्ररथ ने समय दिया था। हाँ, मुझे याद है उस चित्रकार की। वह समय क्यों नहीं आया? जयपाल चुप रहा। कुछ देर पश्चात, पिताजी महाराज, आप से कुछ मांगना चाहता हूँ। महिपालपुर जैसे कहीं खोया था। देखो चित्र में मैं नंगे पैर हूँ युवराज, जनता के बीच। जानते हो, मेरे पिताजी महाराज हमेशा यही कहा करते थे कि लोगों के बीच जाओ तो सुख दुख जनों के, तभी तुम अच्छे राजा बन सकते हो। अवसर पर अपनी प्रजा के बीच दुख दर्द सुनने जाया करना। किंतु पिताजी महाराज, हाँ युवराज, आज जब आज सब कुछ बदल गया है। यह चित्र मुझे बहुत पीछे खींच ले गया। देखकर लगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। कहते हुए महिपालपुर की आंखों में आंसू झलकने लगे। यह देख, यही उचित समय है पिताजी महाराज को अपनी बात कहने का। और तब जयपाल महिपालपुर से कहा, पिताजी महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि आप फिर से प्रजा के पास जाएंगे और अपने दुख दर्द सुनेंगे, और राज कर्मचारी उन पर बुरी तरह कह ढार रहे हैं। प्रजा दुखी है, उसकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंचने दी जाती। सुनने के बाद तब तुमने भी एक बात का वचन देना होगा युवराज। क्या कह रहे हैं पिताजी आप? पिताजी महाराज, हाँ युवराज, वचन दो कि राजा बनने के बाद तुम मेरी तरह बदल नहीं जाओगे। सता मनुष्य सता मनुष्य को कभी कभी विवेकहीन बना देती है। मेरे साथ भी यही तो हुआ था। मैं राजकीय संग्रहालय में रखे संदूक पर लिखा निर्देश की अवहेलना करता हुआ मुझे आज यह दिन ना देखना पड़ता। ठीक है पिताजी, दुखी न हुई, मैं आपको वचन देता हूँ। युवराज, अच्छा हुआ जो तुमने अपना पुरस्कार इतने दिनों तक न मांगा। तुमने ठीक ही कहा था कि तुमने जो समय मांगने वाले थे, मैं आज तुम्हें दे सकता हूँ, दे सकता था, उस समय नहीं। और महिपालपुर उसी समय राज्य में जाकर अपनी प्रजा से मिला। महाराज, राज कर्मचारी बहुत सता रहे हैं, हमें आप तक पहुँचने नहीं दे रहे महाराज। उन सबको दंडित किया जाएगा। और एक दिन, उस दिन से महिपालपुर का दिनचर्या बदल गई। वह पहले कितने दान देने लगा, प्रजा पर लगे कर हटा दिए गए, मंदिरों में चढ़ावा खजाने में जमा होने लगा भ्रष्टाचारी अधिकारी को कारागार में डाल दिया गया। और लोग
उसके बदले व्यवहार से बहुत गुस्से। महाराज पूरी तरह बदल गए हैं। भगवान महाराज को लंबी उम्र दे। भ्रष्ट कर्मचारियों को कारागारों में डालकर महाराज ने प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक दिन, पिताजी महाराज, अब आपसे एक निवेदन है कि राज्य के चित्रकार चित्ररथ को श्याम अज्ञातवन काट रहे हैं, उसे आप पुनः अपने दरबार में बुला लीजिए। वो बहुत गुणी व्यक्ति हैं। तुम ठीक कहते हो युवराज। और उसी दिन श्याम को वन में चित्ररथ के पास, चित्ररथ, तुम्हें हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। महाराज, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। चित्ररथ, तुम्हारा स्थान यह नहीं है, हमारे दरबार में है। चलो हमारे साथ सुलभ वापस चलो। जो आज्ञा महाराज। और चित्ररथ के साथ महाराज संबलपुर वापस लौट आया और चित्ररथ द्वारा बना गया चित्र महिपाल के दरबार में ठीक उसके सिंहासन के समीप लगवाया। जब उसी दृष्टि पर लोग को पड़ी तो अन्य सी मुस्कुरा उठता था। पर कोई भी महिपाल की इस मुस्कुराहट का अर्थ न समझ पाता। एक दिन, महाराज, आपने इस चित्र में दरबार में क्यों लगवाया है? चित्ररथ जी, तुम्हारे इस चित्र में मुझे अंधेरे में भटकने से रोका था। इस चित्र को देखकर मैं पुनः प्रजा के सामने जाने का साहस जुटा पाया था। इसलिए मैंने दरबार में लगवाया। तुम एक ऐसा चित्र युवराज जयपाल का भी बनाओ ताकि युवराज उस क्षण को राजा बनने के बाद भी याद कर सके। जो आज्ञा महाराज। और इस घटना के 6 महीने पश्चात महिपाल पर की मृत्यु हो गई और जयपाल को राजा बनने पर महिपाल की इच्छा अनुसार जयपाल का भी चित्र दरबार में लगाया गया और जयपाल अपने पिता की यश कीर्ति को और ज़्यादा बढ़ाया। उसने शासन काल में सलभपुर की प्रजा पर कभी पूरी तरह संतुष्ट थी।